नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कई भारतीय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि अब भारत युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। अब तक 6 फ्लाइट्स भारतीयों को लेकर भारत लौट चुकी हैं। ऑपरेशन गंगा के साथ साथ मोदी सरकार ने अपने कुछ मंत्री को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने की रणनीति तैयार कर ली है। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग का जो तनाव है उसमें किसी भी तरह से स्थिति मौजूदा समय में संभलती दिख नहीं रही है। ऐसे में आज सवाल आपका ये कि भारत की ओर से यूक्रेन में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो कदम उठाए गए वो थोड़ा जल्दी उठाए जाने चाहिए थे क्या? और सवाल ये भी कि अगर फैसला लेने में थोड़ी देरी हुई है तो उसका खामियाजा क्या अब यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र और लोग उठा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से भारतीय सरकार अब यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बचाने के ऑपरेशन में जुट गई है। तबाह हो रहा यूक्रेन, केंद्र सरकार का अलर्ट, छात्रों का जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। विदेश मंत्रालय ने संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में सहायता करने के मकसद से एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल ऑप गंगा हेल्पलाइन की शुरुआत की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने एक और नई रणनीति बनाई। इसके तहत 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा। फिर ये मंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों से बातचीत और उनको निकालने के प्रबंध करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन गंगा के तहत 6ठी फ्लाइट भी भारत में लैंड कर चुकी है, जिसमें 240 भारतीय लौटकर अपने वतन आ गए हैं। इनको बुडापेस्ट और हंगरी के रास्ते लाया गया। अलग अलग शहरों में फंसे छात्र अपने परिवार वालों से वहां का दर्द बयां कर रहे हैं। यहाँ परिजन भी परेशान हैं और सरकार से अपने परिजनों की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। की तो बात ये कि बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए इस टाइम, क्योंकि जब तक वो अपनी यूनिवर्सिटी में थे तो सेफ थे, अपने रूम में बैठे थे। अब वो वहाँ से निकल गए और उन लोगों ने मतलब सूचना उन्हें बीच रास्ते में दी है। ठीक है, अब वो ना इधर ना उधर, एनीवे वो फिर भी वहाँ पहुँच गए कीव पर। कीव में जाकर एयरपोर्ट पे खड़े हैं। अब उनके पास ना कोई टैक्सी है रिटर्न के लिए, ना कोई बस मिल रही है। इस टाइम वो इतने घबराए में हैं और उनसे ज़्यादा हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आपकी सुबह बात हुई तो क्या कहा उन्होंने, कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा है कि हमें यहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, मतलब कोई ना रास्ता मिल रहा है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप एम्बेसी कॉल करो, इंडियन एम्बेसी में। तो उन्होंने रिस्पांस दिया है। वो कह रहे हैं कि हम आपकी जगह पहुँचा देंगे। शिवानी की माताजी और उनकी चाची जी से मेरी भेंट हुई और उन्हीं के माध्यम से फिर मैंने वीडियो कॉलिंग पर उन दोनों बेटियों से, शिवानी से भी और सची शर्मा, दोनों बेटियों से बात की। मैं समझता हूँ माताजी का भी थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, क्योंकि उसके पहले उनको ये भ्रम था कि वो बंकर के अंदर फंसी हुई हैं और दिनचर्या से भी निवृत्त नहीं हो पा रही हैं। पर अभी जब बात हुई तो वो फ्लैट में थोड़े समय के लिए पहुंच गई हैं, थोड़े समय में पहुंच गई हैं और अभी जब बात हुई तब वो फ्लैट में ही थी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और चिंता कर रहे हैं सभी लोगों की। हमारे मध्य प्रदेश के 19 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं, 7 लोग आज वापस और आ जाएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत भी कार्रवाई लगातार ऑपरेशन गंगा की जा रही है और अभी जैसे बेटी शिवानी की और सची शर्मा की चाची जी और माताश्री से जो चर्चा हुई है, मैं अभी तत्काल विदेश मंत्रालय को भी इस बारे में, हमारे गृह विभाग मध्य प्रदेश को भी इस बारे में मैं एक्टिव कर रहा हूं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के साथ ही भारत में भी उथल पुथल मची हुई है। भारतीय नागरिक और छात्र दोनों ही डरे हैं और भारतीय सरकार फंसे हुए भारतीय छात्रों और लोगों के रेस्क्यू के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो कई सवाल भी हैं। दरअसल रूस यूक्रेन विवाद जब से शुरू हुआ उसके बाद से जिस तरह के हालात बन रहे थे उसको देखते हुए क्या ऑपरेशन गंगा या यूं के रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाए जा रहे थे ये
थोड़ा समय पहले इसकी शुरुआत क्या हो जानी चाहिए थी? क्या हालात भांपने में कुछ वक्त लगा है, और जो वक्त लगा क्या उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई है? इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ यूक्रेन से भी कुछ लोग जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिलहाल ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, विदेशी मामलों के जानकार, इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी विनोद दत्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी दत्ता साहब, मेरा सवाल ये है, चूंकि अब तो युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ उसके बाद जिस तरह से तनावपूर्ण एक स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच में बनी थी, और आज के हालातों को देखते हुए क्या ये कहना ठीक होगा कि शायद थोड़ी देर रेस्क्यू ऑपरेशन में हो गई, थोड़ा पहले उसे शुरू किया जाना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, थोड़ी नहीं भविष्य काफी देर हो गई, क्योंकि अगर आप ये देखें कि करीब 2-2.5 महीने से ये जो समस्या है यूक्रेन की, या जो वार्तालाप थे या इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे थे, रूस ने भी अमेरिका को काफ़ी चेतावनी दी और रूस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें यूक्रेन पे हमला करना पड़ेगा जी। और देखिए, हर युद्ध में दो चीज़ें होती हैं, एक तो अर्ली बैटल इंडिकेशंस होते हैं और एक लेटर बैटल इंडिकेशंस होते हैं। अर्ली बैटल इंडिकेशंस में लोग जो रिहायशी इलाके हैं या बॉर्डर एरियाज पे जो गांव होते हैं या शहर होते हैं, वहां से पलायन शुरू हो जाता है जी। और भारत भी देखिए इस पे नजर रखे हुए था, दूतावास हमारा वहां है। मैं अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि दूतावास के पास इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटेलिजेंस नहीं थी कि रूस हमला कर सकता है। बंकर ऑलरेडी वहां खोल दिए गए थे, लोगों को इस तरह की जो सिविल डिफेंस ड्रिल्स हैं वो फॉलो की जा रही थी। तो देखिए, जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं मान सकता हूं उन लोगों का जो वहां कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनियन सरकार उस पर कोई पाबंदी लगा सकती है कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आपकी सर्विसेज की यहाँ जरूरत है, लेकिन बच्चों को तो एकदम निकाल देना चाहिए था। क्योंकि हम क्यों आखिरी वक्त तक हम इंतजार कर रहे हैं? क्यों आज हम 5वें दिन, युद्ध के दिन, हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारा एक ही हवाई जहाज वहां जा रहा है? अब हमने 4 मिनिस्टर्स को भेजा है। भाई, इंडियन एयरफोर्स के पास इस तरह के हवाई जहाज हैं, IL-76 हो गया, ग्लोब मास्टर हो गए, और वो वहां लैंड कर सकते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। वहां से बसों में उनको, बच्चों को बॉर्डर पे, जैसे पोलैंड ने बड़ी अच्छी एक रियायत दी है कि बिना किसी वीजा के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के वो बच्चों को वहां रिसीव करेगा और उनको भारत भेजने की प्रबंध करेगा। तो इस तरह के हमारे एग्रीमेंट्स या इस तरह के बाकी देशों के साथ भी हमें करने चाहिए थे। लेकिन हाँ, अब आप देखिए उन माता पिताओं पे क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे वहां फंसे पड़े हैं। क्योंकि मैं तो खुद युद्ध स्थिति मैंने देखी है, क्योंकि खाद्यान्न की कमी हो जाती है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आप सड़कों पे आ नहीं सकते, फ्रेंड एंड फो का कोई पता नहीं लगता है, कहीं से कोई भी इस तरह की कोई मिसाइल या कोई कहीं भी कोई इस तरह का जो वाइल्ड फायर है या कहीं से भी कुछ हो सकता है, तो बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं जी। तो मेरा भी ये मानना है क्योंकि दत्ता साहब, अब देखिए हालात देखिए ना आप, चूंकि बातचीत के लिए भी दरवाजे खोलने की कोशिश की गई, वो 3 घंटों तक बैठक चली है बेलारूस बॉर्डर पर, जो दोनों देशों के डेलीगेशन जहां पर बातचीत के लिए पहुंचे थे, वो भी ये खबर आ रही है कि वो भी बेनतीजा खत्म हुई है। एक तरफ रूस का जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसने वॉर प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो हालात तो दिनों दिन और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर ये हम कहें कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है हालात को भांपने के लिए, तो जैसा मेरा सवाल था कि क्या ये ठीक होगा कहना, लेकिन अब जो रणनीति भारत सरकार बना रही है, 4 मंत्रियों को भेजा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को, और प्रभावी तरीके से पड़ोसी देशों के जरिए वहां पर बच्चों, छात्रों को निकालने के लिए, तो क्या अब ये जो वक्त, टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, तो टाइमिंग की वजह से ये सवाल तो उठेगा ना कि आखिर क्यों पहले नहीं? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, 18 से 20 हजार बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, 1500 या 1600 बच्चे या 2000 भी मान लीजिए वो इवैक्यूएट हुए हैं। क्या परसेंटेज है वो?
क्या हम ये इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं वॉर में और फिर वो भी रास्ते बंद हो जाएं? क्या हम जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं? हम क्यों हमेशा अक्सर लेट हो जाते हैं? आप ये देखिए, जब चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ था तब भी सरकारें यही कहती रही कि नहीं नहीं साहब, कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है। जब बाद में आप जैसे जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सनल हैं, जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने ये रिपोर्टें दिखाई तब सरकार ने माना कि हाँ साहब इंट्रूजन हुआ है। जी। तो हम हमेशा रिएक्टिव ही रहते हैं, क्यों हम प्रोएक्टिव नहीं होते? क्यों उन बच्चों को पहले नहीं निकाला गया? हमारे पास संसाधन है, हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास रीच है। भारतीय एयरफोर्स एक उम्दा एयरफोर्स में से है। जी। हमारे पास जब हम डिविजन्स मूव कर सकते हैं बाई एयर, तो ये 17-18 हजार बच्चे क्या है? कुछ जी नहीं है। बिल्कुल। दत्ता साहब, मैं आऊंगा आपके पास वापस, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। यूक्रेन से हमारे साथ सक्षम मिश्रा जुड़ गए हैं। सक्षम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप वहां पढ़ाई करते हैं, किस जगह पर फिलहाल आप मौजूद हैं? सक्षम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से मैं सक्षम को रिकनेक्ट करूंगा और वापस उनके पास जाऊंगा। सक्षम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क से भी पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनसे जुड़ूंगा। दत्ता साहब, जो हम टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठा ही रहे हैं, अब जो सिचुएशन है, अब जो जिस तरह की रणनीति, क्योंकि आप पहले ये शायद ये भी एक वजह हो सकती है अगर देखा जाए, क्योंकि जितने फ्रेंडली हमारे एक टर्म्स रशिया के साथ कहे जाते हैं कि काफी ज्यादा फ्रेंडली टर्म्स हैं कूटनीतिक तौर पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या भारत हम या हमारा जो पूरा अथॉरिटीज हैं वो कहीं कंफ्यूज रही क्या इस पूरे मसले पर कि शायद हमारी बातचीत रूस से होगी तो उसका फायदा हमें मिल जाएगा और इस सब के लिए हमें टाइम मिल जाएगा? तो ये एक कहीं कंफ्यूजन तो नहीं रहा? नहीं, देखिए, रूस ने तो बड़ी मित्रता का परिचय दिया है। रूस ने यहां तक कह दिया था कि जितने भारतीय बच्चे हैं जी। उनको कहीं रोका नहीं जाएगा, उनको एक सेफ कॉरिडोर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा जो दूतावास है, उनको ये चाहिए कि समय समय से बुलेटिन देते रहे कि भाई इतने बच्चे फलां शहर में अभी फंसे हुए हैं, इतने बच्चे उन शहर में बचे हैं। ये हर एक फ्लाइट का एक मैनिफेस्ट बनाना चाहिए था कि इस फ्लाइट में इतने बच्चे जाएंगे, इस फ्लाइट में इतने बच्चे जाएंगे और बाकी बच्चे सब सुरक्षित हैं। आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए, भारत एक इतना शांति प्रिय देश है कि हमारे यहाँ सन 71 की बाद जितने युद्धबंदी भी थे, भारत ने हमेशा 3 से 4 बजे के बीच में या सुबह और शाम रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे। वो कहते थे कि भाई मैं फला फला आदमी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक हूं, जो भी ये आवाज सुन रहा हो वो मेरे घर तक पहुंचा दे। तो इस तरह के जो बुलेटिन हैं वो दिए जाने चाहिए थे, जिससे माता पिता एक चैन की सांस ले लें कि हाँ हमारे बच्चे वहां सुरक्षित हैं। और जब ये सिचुएशन देखिए, जब युद्ध हो गया, आज 5वां दिन है, अब तक तो सारे बच्चे एयरलिफ्ट हो जाते जी। और जो कंट्रीज थे उनके साथ वहां बॉर्डर पे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या जो दूतावास में लोग बैठे हुए हैं, उनको रिसीव करना चाहिए था वहां, और उनको वहां करके एयरलिफ्ट करके यहाँ इंडिया में अभी तक लैंड कर जाते। क्योंकि 1500 या 2000 बच्चे 18-20 हजार में से अभी भी एक बड़ा जो स्लाइस है बच्चों का वो फंसा हुआ है, और वहां हालात दिन पे दिन हर घंटे बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सक्षम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए यूक्रेन से, सक्षम मिश्रा हैं। सक्षम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर, और मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आप वहां पर क्या करते हैं? किस एरिया में फिलहाल आप हैं? मैं सक्षम की आवाज सही तरीके से नहीं हम तक पहुंच पा रहे, फिर से उनको रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन एक दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, आरके कालिया अंबाला से। आरके कालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, बात ये है, ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं, ये किसी एक माँ बाप के बच्चे नहीं है, सारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, सारे भारतवर्ष के बच्चे हैं ये जी। हमारी जो सरकार है, भारतवर्ष सरकार,
ये अपनी घटिया राजनीति सोचकर, घटिया राजनीति को छोड़कर इन बच्चों के बारे में सोचे। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ेगा, कुछ दिन पहले एक मेरा माननीय भाई भाजपा से जो था प्रवक्ता, वो ये कह रहा था कि बच्चे गए वहां पर प्राइवेटली स्टडी करने गए हैं, हम टिकट के पैसे क्यों मतलब अफोर्ड करें। ये कितने बड़े अफसोस की बात है ये। अरे हिंदुस्तान इतना बड़ा हिंदुस्तान है, करोड़ों रुपए खर्च करने हमारे राजनेता देश को लूट रहे हैं, हजारों अरबों करोड़ों रुपए ये खर्च करें अपने इलेक्शनों पर और अपनी मौज मस्ती में। उन बच्चों को ला नहीं सकते ये अपने खर्चे पर, बड़े अफसोस की बात है। बच्चों को लाए जैसे मर्जी लाए, जितना मर्जी खर्च हो, प्लेन भेजें, जो मर्जी वहां भेजें, बच्चे तो कम से कम महफूज होकर हमारे देश में आए। वो तो किसी के बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो इनको हमारे जो सियासतदान इनको सोचना होगा इसके बारे में। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आर के कालिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। दत्ता साहब, एक बड़ा शॉकिंग जो खबरें उस वक्त आई थी जब रूस की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया गया, मिलिट्री ऑपरेशन उसे कहा गया, उस वक्त इस तरह की खबरें आई जो फ्लाइट्स थी उनका जो टिकट किराया था वो लगभग डबल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो हम कई मोर्चों पर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच फेलियर हमारा खुद का साबित हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह की जब चीजें की गई, क्या एक बच्चा उसके पास इतना पैसा होगा कि वो ये टिकट ले सके? क्यों भारत सरकार ने वो सब्सिडी नहीं दी? क्यों दूतावास ने उस सरकार के साथ लियाजन नहीं किया कि इन बच्चों को सब्सिडाइज टिकट पे भेजा जाएगा या चलो इन टिकट्स का जो खर्चा है वो सरकार देगी? तो मतलब ये अब जैसे कालिया साहब ने अभी बड़ा वजह फरमाया, बड़ा अच्छा कह रहे थे कि करोड़ों रुपया इलेक्शंस पे खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया पब्लिसिटी पे खर्च हो रहा है, लेकिन आज जो भारत का भविष्य है, जो भारत के भाग्य विधाता हैं, वो एक लर्च में रह रहे हैं। कल को यही एक मुअज़्ज़िज़ शहरी बनेंगे, क्या इंप्रेशन लेके ये भारत का रहनुमाई करेंगे? क्योंकि जब वो जानते हैं कि क्राइसिस में अगर हमें वहां छोड़ दिया गया या हमें अपने हाल पे छोड़ दिया गया, तो ये कोई बहुत, देखिए फौज में हमको एक चीज बड़ी अच्छी सिखाई जाती है, वो कहते हैं ना कि कॉमरेड नेवर लीव्स ए कॉमरेड, मतलब एक जो साथी है फौजी, वो दूसरे फौजी को कभी पीछे नहीं छोड़ता जी। तो ये चीजें हर भारतीय को आनी चाहिए, हर जो सरकारी नौकर है उसको आनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए सरकारी मुलाजिम अगर हम हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे हैं, देखिए ये भारत का भविष्य है, ये भारत के भाग्य विधाता है, डेस्टिनी डिजाइनर है भारत के, तो इनकी सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। जी बिल्कुल। दत्ता साहब वापस लौटूंगा और मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि सक्षम मिश्रा जो कि यूक्रेन में है, मैं उनसे बात कर पाऊं, लगातार उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर से सक्षम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सक्षम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन सकता हूं जी। जैसा मैंने सवाल किया था सक्षम, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त और किस तरह के हालात हैं? मैं अभी खार्किव में हूँ। खार्किव बॉर्डर रशिया से 20-25 किलोमीटर दूर है जी। एंड सबसे पहले जो अटैक्स हुए थे वो यहीं पे हुए थे, खार्किव में ही हुए थे जी। तो मैं यहाँ पे मेडिसिन MBBS कर रहा हूँ, 5th ईयर में हूँ मैं, 5 साल होगा मुझे जी। 5 साल से हम लोग कई बार ऐसा बोला गया है कि अटैक्स हो सकते, बट कभी हुए नहीं, इसलिए इस बार भी हम लोगों ने लाइटली लिया कि शायद नहीं होंगे जी। बट कहते जैसे 10-15 तारीख तक बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। हम लोग से कहा गया फ्लाइट बुक करने को, घर वालों ने, हम लोग को यूनिवर्सिटी से कोई भी कुछ नहीं कहा गया, हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन एम्बेसी से नहीं मिली, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पेरेंट्स बोलते रह गए कि आप फ्लाइट करिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे एम्बेसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। मैंने उनसे ये कहा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एम्बेसी मुझे इन्फॉर्म करेगी अगर मैं करूंगा। बट उसके बाद भी जैसा न्यूज में दिखाया गया कि हालात खराब हो रहे हैं, तो हम लोग ने 10-12 तारीख तक फ्लाइट करना शुरू किया, बट तब तक फ्लाइट्स नॉर्मली सारी बुक हो गई थी और जो हो भी रही थी वो काफी ज्यादा हो रही थी, 1-1.5 लाख रुपए की हो रही थी। जो नॉर्मल फ्लाइट 20-25 हजार में थी, 1-1.5 लाख में हो रही थी। बट पैसे का इतना इश्यू नहीं था उस टाइम पे था कि फ्लाइट मिले, और फ्लाइट मिल भी नहीं रही थी। जो मिल रही थी 30-32 घंटे का उनका नॉर्मल ड्यूरेशन था टोटल फ्लाइट का। एंड उसके अलावा काफी बच्चों ने जो एयर इंडिया की फ्लाइट जो कराई गई थी उसमें से केवल एक ही फ्लाइट उड़ पाई थी, बाकी दोनों फ्लाइट उड़ भी नहीं पाई थी। और अगर आप देखिए तो यहाँ पर 20,000 बच्चे हैं। अगर 20,000 बच्चों में आप पर डे 200 या 300 बच्चे भी इवैक्यूएट करते हो तो 10 दिन में मुश्किल से 2,000 इवैक्यूएट कर पाओगे नॉर्मल कमर्शियल से। तो सबको इवैक्यूएट करने के लिए सरकार को बहुत पहले से तैयारी करनी है और ज्यादा फ्लाइट, एक्स्ट्रा फ्लाइट भेज के अपने पास पहले इवैक्यूएट करना
बिल्कुल बिल्कुल सक्षम। अभी अभी के हालात की अगर मैं बात करूं, अभी क्या किस तरह का माहौल वहां पर है, और क्या अब जो एम्बेसीज हैं और जिस तरह से भारत की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत, तो क्या अब आपको मदद मिल रही है वहां पर? सर, जितने भी ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन जो आपको दिख रहे हैं, जो न्यूज में दिखा रहे हैं, वो केवल यही है कि वो बॉर्डर से हमें उठा रहे हैं। अभी तक जितने बच्चों को उठाया गया है वो बॉर्डर के पास रहते थे, तो बॉर्डर तक पहुंच के तो उन्हें उठा लिया गया है, या फिर यहाँ से बॉर्डर तक खुद गए हैं रिस्क लेके, वॉर के बीच में लाशें देखते हुए, जलते हुए टैंक्स देखते हुए, गोलियों की आवाज सुनते हुए वहां से बॉर्डर तक पहुंचे, उसके बाद उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। किसी को भी यहाँ से बस के तकलीफ करने की बॉर्डर तक पहुंच रही है, वहां से बॉर्डर बड़ी बच्चों का करना पड़ा है, बट वेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग को पार करा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बच्चे वहाँ से जा भी नहीं पाए। तो पोलैंड पहुंचने के बाद फिर रोमानिया बॉर्डर गए थे, आर्मी बॉर्डर गए थे, उसके बाद थोड़ा काफी वेट करने के बाद फिर आगे बढ़े। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सक्षम। उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द आप तक भी मदद पहुंचे, और जिस तरह से भारत सरकार अब कदम उठा रही है, आपको भी सुरक्षित अपना वतन वापसी का जल्द ही मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दत्ता साहब, जैसा सक्षम भी बता रहे थे, आपने सुना कि ठीक है आपने ऑपरेशन, अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन अगर तादाद देखिए बच्चों की, और आप पर डे जितने बच्चे को इवैक्यूएट कर रहे हैं, उस लिहाज से काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर भी सरकार को एक अलग तरह से एक रणनीति इस तरह से बनानी होगी कि जल्द से जल्द उस सिचुएशन से इन बच्चों को बाहर लाया जा सके। हाँ बिल्कुल। देखिए भविष्य, देखिए कितने बहादुर बच्चे हैं, कितनी समझदारी है। जब एक बच्चा जो स्टूडेंट है वो कैलकुलेट कर सकता है कि साहब इतने बच्चे अगर एयरलिफ्ट होंगे तो कितने बच्चे इवैक्यूएट हो पाएंगे, तो क्या इतने लोग जो इतने समझदार लोग हैं, इतने मतलब होशियार लोग मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कैपिटल में बैठे हैं, कि वो क्यों ये डिसीजन नहीं ले सकते। देखिए मुझे याद आता है जॉर्ज फर्नांडिस साहब का एक वाकया भविष्य में बताना चाहता हूं कि एक बार वो सियाचिन में गए बतौर डिफेंस मिनिस्टर, और उन्होंने देखा कि जवान अपने पीठ पे राशन ढो रहे हैं अपने, और बाकी गोला बारूद ढो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैंने यहाँ के लिए कुछ स्नो स्कूटर्स सैंक्शन किए थे, वो देखना चाहता हूँ, वो कहाँ हैं, जवान क्यों ढो रहे हैं अपनी पीठ पे। तो उन्होंने कहा, जो ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो कोई स्नो स्कूटर नहीं आया। तो उन्होंने दिल्ली जाके एकदम पूछा जो अपने डिफेंस सेक्रेटरी थे कि भाई वो हमने कब सैंक्शन किए। बोलो साहब वो तो बहुत पहले सैंक्शन हो गए थे। सियाचिन क्यों नहीं पहुंचे, किसी के पास जवाब नहीं। शाम को ही जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जो लोग इसमें जिम्मेदार थे, चाहे जो कितना बड़ा भी अफसर हो, इनको सीधे एक हवाई जहाज में बिठाओ और सियाचिन भेजो। जब वो वहां की जब परिस्थिति समझेंगे तब इन्हें पता लगेगा कि क्या होता है वहां जीवन, क्या संघर्ष है, क्या कठिनाइयां हैं। तो इस तरह के हमें जो नेता हैं वो चाहिए, इस तरह का जो दूसरे का दर्द समझ सके भविष्य, वो चाहिए। अब देखिए इन बच्चों की, फिर भी मैं कहता हूं कि बच्चे बड़े बहादुर हैं, फिर भी कहता हूं ये बच्चे मैं तो रणबांकुरे कहूंगा मैं इनको, कितना काम कूल एंड कलेक्टेड है ये सक्षम बच्चा। जी बिल्कुल ठीक है सर। एक सवाल ये, क्योंकि जब अब 4 मंत्रियों को भेजा जा रहा है यूक्रेन के जो पड़ोसी देश, जिन देशों में यूक्रेन की सीमाएं लगती हैं, अब कुछ असर इसका होगा, कुछ और स्पीड मिलेगी इस ऑपरेशन को, किस तरह से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा स्टेप है सरकार का कि देखिए मंत्रियों को इंचार्ज बनाया गया है और उनको भेजा गया है, क्योंकि वो बहुत ही जिम्मेदार पोस्ट पे हैं और जिम्मेदार मंत्रियों को इनका चयन या इंतखाब किया है। तो इससे जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन है वो काफी स्पीड अप होगा। और बच्चों को, अब जैसे उन्होंने बताया है कि जो बच्चे बिल्कुल खार्किव या इस तरह के, या ओदेसा या मारियोपोल वगैरह में हैं, वहां से निकालना बच्चों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज वहां एकदम घमासान युद्ध चल रहा है, फियर्स फाइटिंग इज गोइंग ऑन। जी, स्ट्रेटेजिक तरीके से और बातचीत भी इसमें करनी होगी कि किस तरह से उन एरिया से जहां पर अभी वॉर चल रही है वहां से कैसे बच्चे को इवैक्यूएट करेंगे। लेकिन दत्ता साहब, जो अब एक फाइनल में आपका कमेंट चाहूंगा, जो रूस और यूक्रेन के बीच जो स्थिति चल रही है, बातचीत भी बेनतीजा रही, अब इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, उम्मीद, इस वार्ता की उम्मीद तो कोई ज्यादा इससे तवक्को नहीं थी, पर ये अच्छी बात है कि दोनों जो देश हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए हैं और जो उनके जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो खुले हुए हैं। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से विश्व का प्रेशर और बढ़ेगा रूस के ऊपर, तो रूस के जो प्रेसिडेंट है उनके अंदर भी कुछ विवेक आएगा और ये जो नरसंहार चल रहा है या जो कम्युनिटी के खिलाफ बिल्कुल बर्बरता चल रही है उसका अंत होगा। क्योंकि देखिए, हर चीज का हल वार्ताओं से हो सकता है और नरसंहार से नहीं, और इतिहास गवाह है इस बात का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, आप खबर फास्ट के साथ जुड़े और तमाम बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल यूक्रेन में जंग रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, लेकिन अब भारत में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को रेस्क्यू करने की बारी है। सवाल आज आपका, मैं आज इतना ही, नमस्कार।